यहाँ IVF इज़ नॉट 100% गारंटी। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक IVF साइकिल फेल हो गई है या आपको बार बार IVF फेल हो रहा है, आपको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो आप अपने एम्ब्रियोज की आनुवांशिक जांच ज़रूर कराएं, जिसको PGTA बोलते हैं। सो भाई, जो भी शादियां कर रहे हो, अपनी कुंडली मिलवा रहे हो ना, तो प्लीज़ एक HPLC का टेस्ट मैंडेटरी है। इट्स एन एब्सोल्युटली डे केयर प्रोसीजर। किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई काटा पीटी सर्जरी नहीं है। जब आप उठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप पूछोगे अच्छा प्रोसीजर ख़त्म हो गया, और हम बोलेंगे हाँ हो गया। IVF से ट्विंस होने के चांसेस सिर्फ 20 से 30% होते हैं। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मेरे पास लोग आते थे, हमें शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, हमें सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा करा दो। I mean, फिर तो आपको उनके स्पर्म्स ही चाहिए ना, आप उनका बच्चा करने के लिए तो आपको उन्हीं के स्पर्म्स चाहिए होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर फैमिली में किसी को भी ट्विनिंग की हिस्ट्री है तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ट्विंस हो सकते हैं। जिन लोगों को भी एंडोमेट्रियोसिस आफ्टर ग्रेड 2 है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है टुडे, वो प्लीज़ अगर आप अपना बेबी अभी प्लान नहीं कर रहे हो तो आप एग फ्रीजिंग करा लो। एक फीमेल अपना नॉर्मल घर का सारा काम कर सकती है, बस हाँ, जैसे बाल्टी नहीं उठानी, नीचे नहीं बैठना, भारी वजन नहीं उठाना, इंटरकॉर्स नहीं करना। कुछ टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है इंडियन सिनेरियो में, वो एक टेस्ट है HPLC, 800 रुपये का टेस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपनी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक हेल्दी बेबी के लिए 800 रुपये का टेस्ट नहीं करा सकते। हाय एवरीबॉडी, आप सबका बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स के इस खास सेगमेंट स्वास्थ्य चर्चा में। और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दोस्तों, हर महिला का ये सपना होता है कि वो माँ बने और मदरहुड की जर्नी को एक्सपीरियंस करे। अब भले ही वो नेचुरली कंसीव करे या फिर उसे किसी ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़े, लेकिन मदरहुड एक्सपीरियंस करना तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन लाइफस्टाइल आजकल की हमारी इतनी ख़राब हो रखी है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है वो इतनी ख़राब है, हमारा स्लीपिंग जो स्केड्यूल है वो इतना ख़राब हो गया है कि उसकी वजह से हमें जो दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो लेना पड़ता है कंसीव करने के लिए। और उन्हीं ट्रीटमेंट्स में से एक है IVF। आज हम IVF पर ही बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है IVF और क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि IVF के बारे में सुना तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या, और जिन लोगों को इसकी जानकारी भी है वो आधे अधूरी है। और कई लोगों के मन में तो IVF को लेकर इतने सारे मिथ्स हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार ये सच है या फिर झूठ है। सो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक एक्सपर्ट की, जो न सिर्फ इन मिथ्स को बस्ट करे बल्कि इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो साइंस है, वो भी हमें बताए। इसी के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर गौरी अग्रवाल। डॉक्टर गौरी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नेहा। सो आई थिंक मैं जितने भी क्वेश्चंस आज आंसर कर सकती हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, IUI, IVF, जेनेटिक टेक्नोलॉजी, जो भी लेटेस्ट है, जो एक कपल को बेबी करने में हेल्प करेगा, आई एम हियर। जिसको जो पूछना है आज पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे और जो भी चीज़ें ऑडियंस के मन में होंगी, उस सबके आंसर यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बहुत ही जानी मानी IVF और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। तो शुरुआत हम करेंगे बहुत बेसिक सी चीज़ से कि आखिर ये जो IVF है वो टेक्निक है क्या, कैसे होता है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत सारी मिथ्स है। लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें पता है और उन्हें लगता है कि बाप रे बहुत खतरनाक सी चीज़ है। सो एक बार हमें ईजी लैंग्वेज में समझा दीजिए। बिल्कुल। सो देखो नेहा, IVF ना बहुत सारे टर्म्स के साथ जानते हैं लोग। कुछ लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा करा दीजिए, कुछ लोग बोलते हैं IVF, कुछ लोग बोलते हैं ICSI, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसको एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। जिन भी कपल्स में उनकी दोनों फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जिनके एग्स कम हैं, जिनका स्पर्म काउंट कम है, या फिर जिनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, या जिनको सिवियर PCOD है, बहुत साल हो गए शादी के, बच्चा नहीं हो पा रहा है, इन सब केसेस में हम IVF रेकमेंड करते हैं। अब ये IVF होता कैसे है? सबसे पहले जब कपल आता है तो हम उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग करके ये बताते हैं कि प्रोसीजर क्या है और आपको ये प्रोसीजर चाहिए क्यों।
फिर हम दोनों पार्टनर्स यानी मेल एंड फीमेल दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों की हम सारी ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन्स की जांच होती है, स्पर्म टेस्ट होता है और कुछ बेसिक टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, प्रोलैक्टिन, HIV, ताकि ये प्रॉब्लम्स इनके बच्चे में ना जाएं। फिर हम फीमेल को सेकेंड डे ऑफ द पीरियड से 10 दिन के हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं जो उनके ओवरीज में फॉलिकल्स बनाते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर अंडा होता है एंड ये फॉलिकल्स हम फिर ग्रो करते हैं 10 दिन के लिए। जब ये फॉलिकल्स 18 से 20 mm के हो जाते हैं तो हम 5 मिनट बेहोश करके इन फॉलिकल्स को अल्ट्रासाउंड के थ्रू प्रिक करके इनमें से फ्लूइड और एग निकाल के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को लैब में देते हैं। इसमें कोई काटा पीटी नहीं, कोई सर्जरी नहीं है, इट्स ओनली अ नीडल प्रिक। 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है और पेशेंट उसी दिन घर चला जाता है। उसी दिन हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और फिर हम एक एग और एक स्पर्म को, एक मशीन होती है इक्सी मैनिपुलेटर, उसमें फ्यूज़ करके एम्ब्रियोज बनाते हैं और फिर हम डे 5 का एम्ब्रियो, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसको फीमेल के वूम्ब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इट्स एन एब्सोल्युटली डे केयर प्रोसीजर। किसी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लड लॉस नहीं है, कोई काटा पीटी सर्जरी नहीं है, किसी भी रिलेटिव को आपके साथ लाना जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके हस्बैंड हैं तो आपको बस कंसेंट साइन करना है एंड आप आराम से अपना प्रोसीजर करा सकते हैं। आई थिंक इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें क्या अपनी मम्मा को बुलाना है, अपनी सास को बुला लें। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड बच्चा डालने के बाद भी इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं चाहिए। बस आपको भारी वजन नहीं उठाना है, स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है एंड आप आराम से अपने घर का सारा काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं मैम सीढ़ी चढ़े सीढ़ी उतरे, अरे आप सब करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर बच्चे को चिपकना है तो वो 20 मिनट के अंदर ही आपके वूम्ब में चिपक जाता है। डॉक्टर, आपने बोला कि सर्जरी नहीं है, कोई काटा पीटी नहीं है, लेकिन आपने बात कही कि भाई नीडल से आपके एग्स को निकाला जाता है फिर फ्रीज किया जाता है। तो नीडल तो सुनते ही सबको लगता है कि यार चुभेगा, दर्द होगा, और बहुत लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ जो टेक्निक है ना वो बहुत पेनफुल है। सो ये एक बार बता दीजिए कि क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो पेशेंट पूछता है मैम ये इसमें दर्द तो नहीं होगा? इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है आप किस डॉक्टर के पास गए हो, उनके पास काउंसलर्स कैसे हैं। क्योंकि अगर आपको देखो आराम से काउंसलिंग करके हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो चांसेस आपको ये रहता है नहीं दर्द नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए है, मुझे इंजेक्शंस लग रहे हैं। एंड ये इंजेक्शंस एक्चुअली पेनफुल नहीं होते हैं। जब हम एग्स निकालते हैं तो हम आपको 5 मिनट के लिए ना बेहोश कर देते हैं। तो हम सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाल के उसमें से एक नीडल, जैसे एक्यूपंक्चर होता है वैसे ही बस नीडल डाल के उन फॉलिकल्स में से फ्लूइड एस्पिरेट कर देते हैं थ्रू सक्शन। इट्स लाइक एन एक्यूपंक्चर। तो कोई दर्द नहीं है। जब आप उठोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पूछोगे अच्छा प्रोसीजर खत्म हो गया, और हम बोलेंगे हाँ हो गया। डॉक्टर, आपने अभी मेंशन किया था कि अगर बच्चा वहाँ पर रुकना होगा तो 20 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा। 20 मिनट्स सॉरी। सो इसका क्या रूल है? मतलब क्या ये 20 मिनट्स के अंदर ही होता है या फिर और भी ज़्यादा टाइम लेता है? कुछ है ऐसा स्पेसिफिक? इसमें क्या होता है कि हम जो बेबी डालते हैं वो डे 5 मतलब 5 दिन का बच्चा बना के बाहर तब डालते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इन ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड एक लेयर ऑफ सेल्स होती है जो बेबी के जो मदर के यूट्रस की सेल्स होती हैं उस पे जाके वो स्टिक हो जाता है। तो इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स की वो जाके उसमें स्टिक हो जाए। एंड देन एक फीमेल अपना नॉर्मल घर का सारा काम कर सकती है। बस हाँ, जैसे बाल्टी नहीं उठानी, नीचे नहीं बैठना, भारी वजन नहीं उठाना, इंटरकॉर्स नहीं करना। 15 दिन के लिए हम ये सब बस एडवाइस देते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि जब आपने प्रोसीजर शुरू किया तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, लेकिन इससे पहले की तैयारी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो हस्बैंड है और जो वाइफ है दोनों को कुछ चीज़ें तो ध्यान में रखनी ही होती होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपको हेल्दी स्पर्म चाहिए और हेल्दी एग्स चाहिए। तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो अगर जा रहे हैं आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए तो वो चीज़ें हमेशा उनको माइंड में रखनी है, और वो कब से फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए? तो देखो आईवीएफ एक इतना नॉर्मल प्रोसीजर हो गया है। बस मैं 1-2 चीज़ें अपने पेशेंट से बोलती हूँ। एक पॉजिटिव अप्रोच, बिलीफ एंड ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर योर डॉक्टर।
उसके पास आ रहे हो तो उस पर एक बिलीव करो, ट्रस्ट करो और एक पॉजिटिव अप्रोच रखो कि मेरा बच्चा होगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है, बिकॉज जो पेशेंट्स पैनिक करने लगते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव रिपल। Second thing is healthy lifestyle, smoking, alcohol, a good nutrition, exercise, ये सब बहुत important है। And follow your doctors की guidelines। अगर डॉक्टर कह रहा है कि इस टाइम दवाई और इंजेक्शंस लगने हैं तो वो important है, बिकॉज IVF में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि इसी वक्त इंजेक्शन लगता है, टाइम मिलता है, वो सब करना बहुत ज़रूरी होता है। So I think the most important thing is trust, belief and a positive approach. ओके सो डॉक्टर, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आपको तैयार कैसे रहना है। अब कई बार क्या होता है कि एक बार IVF हुआ लेकिन वो फेल हो गया, दूसरी बार हुआ, अक्सर क्या पता वो भी फेल हो जाए। सो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप क्या बताती हैं कि कितना समय लग सकता है पॉजिटिव रिजल्ट आने में, और कितनी बार चांसेस हो सकते हैं फेलियर के? सो देखो नेहा, IVF इज़ नॉट 100% गारंटी। मतलब हम डॉक्टर्स भी ना गॉड नहीं बन सकते हैं। सो हम भी उनको यही काउंसिल करते हैं, देखो बच्चे आपका 100% रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, बट चांसेस डिपेंडिंग अपॉन आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपके यूट्रस की कंडीशंस, आपका एग कैसा है, आपका स्पर्म कैसा है, आपके एम्ब्रियोज कैसे बने, उन पे भी बहुत डिपेंड करता है। एंड हर स्टेप पे ना पेशेंट को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ये आपकी चीज़ें हैं एवरी स्टेप। अगर पेशेंट का आपका नेगेटिव आ जाता है तो हम लोगों को कभी कभी पेशेंट्स के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं। मान लीजिए पेशेंट के 7 बेबीज़ या एम्ब्रियोज बने हैं, उसमें से हम 2 ही ट्रांसफ़र करते हैं, वो 5 एम्ब्रियोज हम क्रायो फ्रीज करके अपने पास रख लेते हैं। तो अगर एक साइकिल फेल हो जाती है तो अगली साइकिल हमें सिर्फ ये एम्ब्रियोज निकाल के बेबी मदर में ट्रांसफ़र करने होते हैं। एक तो ये है। सेकेंड थिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न हमारा IVF फेल क्यों होता है, कहीं ना कहीं बच्चे में कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में कि जो हम अपने एम्ब्रियोज बनाते हैं उनकी आनुवंशिक जांच करवाएं। ये बहुत कम लोगों को अभी अवेयरनेस है इसकी। तो जो हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं हम उनकी आनुवंशिक जांच करते हैं, जिसको PGTA कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इनमें से हम थोड़े से सेल्स निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और देखते हैं किस एम्ब्रियो में कोई भी जेनेटिक या आनुवंशिक प्रॉब्लम है या नहीं है। जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एक हेल्दी एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट 20 to 25% IVF में बेटर हो जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक IVF साइकिल फेल हो गई है या आपको बार बार IVF फेल हो रहा है, आपको बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो आप अपने एम्ब्रियोज की आनुवंशिक जांच ज़रूर कराएं, जिसको PGTA बोलते हैं। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। आपका डॉक्टर आपको ये इसके बारे में ज़रूर बताएगा, या आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि PGTA टेस्टिंग क्या है IVF में। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो इससे आपका रिजल्ट बेटर हो जाता है और आप बिल्कुल श्योर हो 99.9% कि आपके बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे डाउन सिंड्रोम, इतने सारे आजकल सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स हैं जहाँ बेबीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं। सो एटलीस्ट जहाँ आज के ज़माने में हमें सिर्फ 2 बच्चे करने हैं या 1 बच्चा करना है, वी ऑल वांट अ हेल्दी बेबी। करेक्ट। सो व्हाई नॉट IVF विथ जेनेटिक टेस्टिंग। एंड मुझे लगता है आज मैं जब अपनी प्रैक्टिस में बैठी हूँ, मेरे पास कोई भी आता है, आई ऑलवेज काउंसिल फॉर जेनेटिक टेस्टिंग। क्योंकि लोग एक चांस लेते हैं, वो बेचारे अपना पूरा फंड पैसे जमा करके आते हैं कि मैं एक चांस IVF कर लूँगा, क्यों नहीं उसको आज एक ही चांस में हम बेस्ट पॉसिबिलिटी दें, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, अगर कपल को थैलेसीमिया की समस्या है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे में ना हो, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो क्या कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए कपल को? सो नेहा, आई थिंक ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है आज की जनरेशन के लिए एंड स्पेशली इंडियन सिनेरियो के लिए। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे उड़ीसा, नागपुर, जहाँ पे एक थैलेसीमिया बेल्ट है, सिकल सेल अनीमिया बेल्ट है, जहाँ बोथ द पार्टनर्स, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों को सिकल सेल है एंड दे आर कैरियर्स या थैलेसीमिया है, दे आर वरिड कि मेरे बच्चे को अगर थैलेसीमिया या सिकल सेल आ गया तो क्या करेंगे।
एंड इसकी एक ही टेक्नोलॉजी है इसको सॉर्ट करने की, ताकि आज हम ये चेन यहीं रोक दें और वो बच्चे में ना जाए। वो है IVF के साथ PGT-M टेस्टिंग। ओके। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फीमेल के एग्स निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं, और जो हम एम्ब्रियोज बनाते हैं उन एम्ब्रियोज की हम स्पेसिफिक थैलेसीमिया या सिकल सेल या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो कपल में है या उनके फैमिली में रन कर रहा है उसके लिए टेस्ट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज PGT-M। ओके। एंड वो जो एम्ब्रियो हेल्दी होता है जिसमें कोई थैलेसीमिया नहीं, सिकल सेल नहीं या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, वही एम्ब्रियो हम कपल में डालते हैं। तो यहाँ हम चेन ब्रेक कर देते हैं। जो कपल थैलेसीमिया कैरियर है उसका बेबी हेल्दी बॉर्न हो रहा है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है दैट अगर आप थैलेसीमिया, सिकल सेल या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर से एक्चुअली आपकी फैमिली में रन कर रहा है, आप प्लीज़ IVF विद PGT-M कराएं विद अ प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग, और आप एक IVF स्पेशलिस्ट से मिलें। डॉक्टर, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि ये जो PGT-M टेस्ट है वो क्या IVF का पार्ट होता है, उसमें इंक्लूडेड होता है, या फिर आपको अलग से इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, अलग से कराना पड़ता है ये? चार्ज तो आप डॉक्टर से ऐसे पूछते हो ना क्योंकि सबसे पहले हर किसी के दिमाग में यही बिल्कुल। आता है कि कितना पैसा लगेगा। देखिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसकी कॉस्टिंग अलग होती है। आई विल टेल यू, हमारे पास अपनी जेनेटिक लैब है, एंड आई थिंक इंडिया का फर्स्ट एंड द ओनली सेंटर है हमारा IVF सेंटर जहाँ पे हम जेनेटिक्स करते हैं। सो आई नो कि ये मशीन्स कितनी एक्सपेंसिव हैं, इनको चलाना, समझना और इनको इंटरप्रेट करने के लिए जो रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए वो भी बहुत एजुकेटेड वंस होते हैं, एंड जो इनके पैनल्स और किट्स आते हैं वो सब US से आते हैं, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन क्योंकि हम इन हाउस चलाते हैं इसीलिए हम एक्चुअली इसका कॉस्टिंग बहुत नॉमिनल रखते हैं, बट ये IVF से अलग पैकेज पे आता है। तो मतलब हम इस पे भरोसा कर ले कि 100% डिटेक्ट हो ही जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल फेलियर के चांसेस नहीं होते हैं इसमें। ओके, सो शादी से पहले हम लोग कुंडलियाँ बहुत मिलवाते हैं, सारी चीज़ों की जांच करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि यार आपको टेस्ट करा लेने चाहिए। कुछ सर्टेन टेस्ट हैं जो शादी से पहले आपको करा ही लेने चाहिए, तो उन टेस्ट के बारे में एक बार हम सभी को बता दीजिए ताकि हम नोट डाउन करके उसको रख लें। अच्छा सो भाई, जो भी शादियां कर रहे हो, अपनी कुंडली मिलवा रहे हो ना, तो प्लीज़ एक HPLC का टेस्ट मैंडेटरी है। HPLC एक ऐसा टेस्ट है जो बताएगा कि आपको थैलेसीमिया या सिकल सेल है या नहीं है, एंड ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली इंडियन सिनेरियो में, बिकॉज अगर आप थैलेसीमिया कैरियर हो और आपकी वाइफ भी थैलेसीमिया कैरियर है तो 1:4 चांसेस है कि आपके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, और इस केस में बच्चे को हर 21 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ता है। सो कुछ टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है इंडियन सिनेरियो में, वो एक टेस्ट है HPLC, 800 रुपये का टेस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपनी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक हेल्दी बेबी के लिए 800 रुपये का टेस्ट नहीं करा सकते। तो HPLC टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, कहा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए IVF ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक होता है, चाहे उनके तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्या ये मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं, मिथ तो नहीं है, बट येस, डायबिटीज़ और एक्चुअली BP ये दोनों बहुत वेल कंट्रोल्ड होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एन IVF प्रोसीजर। ओके। बिकॉज डायबिटीज़ क्या होता है कि आपके एग्स और स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। सो अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तभी हमें क्वालिटी ऑफ एग और स्पर्म भी बेटर मिलेगा। इसीलिए कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आई ऑलवेज से कि जो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं सारे, वो ये देखने के लिए कि आपका थायराइड, आपका शुगर, आपका प्रोलैक्टिन, आपका हीमोग्लोबिन, ये सब कंट्रोल होना चाहिए, एंड इवन BP। अगर BP बढ़ा होगा और आप IVF कर भी दोगे, बच्चा रुक भी जाएगा तो वो अबॉर्ट कर सकता है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड नहीं है, बच्चा रुक भी गया तो बेबी में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बेसिकली इट्स नॉट ओनली IVF, हमें एक हेल्दी बेबी भी तो करना है। हम IVF स्पेशलिस्ट सोचते हैं हाँ हमने प्रेगनेंसी करा दी, हार्ट बीट आ गई, हमारा काम ख़त्म, बट नहीं। एज एन IVF स्पेशलिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिलीवरी तक एक हेल्दी बेबी हमको देना है, और मेक श्योर करना है, वो हमारी प्रॉब्लम है। डॉक्टर, मैंने अब कहीं पर सुना था, ऐसी 2-4 लोग बातें कर रहे थे, तो
तो वो लोग बोल रहे थे कि मिमी जो एक मूवी आई थी उसमें सरोगेसी का जिक्र था, लेकिन लोग कह रहे थे कि यार आईवीएफ का जिक्र है। तो ऐसे डिबेट हो रही थी कि नहीं वो सरोगेसी था, कोई कह रहा था वो आईवीएफ है। सो एक इंसान कहते हैं कि यार आईवीएफ और सरोगेसी एक ही तो है, मतलब सेम ही प्रोसेस होता है। सो लोगों को सरोगेसी और आईवीएफ के जो बीच का डिफरेंस है ना, मुझे लगता है उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो एक बार इजी लैंग्वेज में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए दोनों में क्या अंतर है और दोनों का प्रोसेस क्या है। बिल्कुल। सो देखिए, आईवीएफ में हमने जो एम्ब्रियोज बनाए, यानी कि फीमेल के एग्स निकाले, हस्बैंड के स्पर्म्स लिए, एम्ब्रियोज बेबीज बनाए, और ये बेबीज हमने उसके वूम्ब में डाल दिए फीमेल के, जो कपल है। सरोगेसी में बस यही डिफरेंस है कि हमने ये एम्ब्रियो एक दूसरी वुमन में डाले जो सिर्फ आपकी कैरियर है, यानी वो आपका बच्चा सिर्फ लेकर चल रही है, उसको न्यूट्रिशन दे रही है, और 9 मंथ्स तक वो बस उसको अपनी कोक में रख रही है, यानी किराए की कोक। करेक्ट। एंड ये सिर्फ उन कपल्स करवा सकते हैं जिनका यूट्रस में बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है, वो बच्चा रोक ही नहीं पा रही है, या उनका रास्ता खुल जाता हो यूट्रस का, प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो रही हैं और यूट्रस में स्ट्रेंथ ना हो, जिनको एंडोमेट्रियोसिस हैं, जिनको फाइब्रॉइड्स हैं, जिनकी अंदर की लाइन ही डेवलप नहीं होती है, या फिर बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं लाइक किडनी फेल है जिसका, थैलेसीमिया मेजर है, देन आपके डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल्ड है। ऐसे कपल जिनका यूट्रस ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, जिनका यूट्रस छोटा है बहुत बचपन से, ऐसे कपल्स को सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है जब हम। लेकिन सबसे अच्छी बात सरोगेसी में ये है कि ये बच्चा आपका ही होता है, जेनेटिक्स तो आप ही का है ना, एग आपका, स्पर्म आपका, बेबी आपका, वो तो सिर्फ आपका बच्चा लेकर चल रही है 9 महीने तक। इस सरोगेट का इस बच्चे में कुछ भी नहीं आता है। अगर कॉस्ट की हम बात करें तो सरोगेसी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है आईवीएफ से। हाँ, लेकिन इंडिया में टुडे कमर्शियल सरोगेसी इज नॉट अलाउड। ओके। आप अपना कोई रिलेटिव ला सकते हो जो आपके लिए बेबी कैरी कर सकता हो, एंड कमर्शियल सरोगेसी यानी पेमेंट टर्म्स पे सरोगेसी अलाउड नहीं है। इंडिया में सरोगेसी बैंड नहीं है, ये मैं सबको बताना चाहती हूँ। अगर आपको 5 साल हो गए हैं शादी को, आपका एक भी बच्चा नहीं है, या फिर आपको कोई इंडिकेशन है सरोगेसी की, तो आप सरोगेसी लीगल वे में अपने पेपर्स लगा के बोर्ड से परमिशन लेकर सरोगेसी करा सकते हैं। डॉक्टर, सरोगेसी की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमें प्लीज़ ये बता दीजिए कि जो सरोगेट मदर बनने को तैयार है या फिर जिसे हमने चूज़ किया है एज अ सरोगेट मदर, उनके लिए कुछ हेल्थ क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि आईवीएफ के लिए तो हमने जान लिया कि आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, ये सारी चीज़ें, आपको न्यूट्रिशन लेना है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सरोगेट मदर के लिए क्या कुछ हेल्थ क्राइटेरिया है? सो सरोगेट मदर के लिए सबसे बड़ा हेल्थ क्राइटेरिया ये है कि उनका एक तो यूट्रस बहुत हेल्दी होना चाहिए, आई मीन उसके अपने 2 बच्चे होने चाहिए पहले, एंड देन हम उनके सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, सारे बीपी शुगर कंट्रोल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, थायराइड, एचआईवी, एचबीएसएजी। हम बैक उनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि हस्बैंड क्या करता है, कहाँ रहते हैं ये लोग, कितने बच्चे हैं, कोई उसकी फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड हम उसका इन्फेक्शन तो कोई नहीं है, हम उसका पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं, एंड पूरा उसको स्क्रीन करके तभी हम रेडी करते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, एक वर्ड बहुत आजकल कॉमन है जो मतलब सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो है एग फ्रीजिंग, या जो महिलाओं की है। सो इसका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत सारे सेलेब्स को हम उनकी खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इस सेलेब ने अपना एग फ्रीज करा लिया, उस सेलेब ने अपना एग फ्रीज करा लिया। तो ये क्या प्रोसेस है और इसका आईवीएफ से क्या रिलेशन है? सो सी, एग फ्रीजिंग आजकल मुझे लगता है एग फ्रीजिंग इज़ लोगों को सिर्फ अभी वो हायर स्ट्रेटा में पता है। अभी भी लोग जो एक्चुअली वर्किंग क्लास हैं, जो थोड़ा सा लेट शादी करना चाहते हैं ना, वो अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब भी मेरे पास लोग आते हैं वो या तो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या बिल्कुल हाई प्रोफाइल, आई मीन अंडरस्टैंड, मतलब वो वाला स्ट्रेटा अभी नहीं है जो वर्किंग कपल्स हैं और फिर वो बाद में परेशान हो रहे हैं कि भाई मेरे एग्स नहीं हैं। सो जिन लोगों को भी एंडोमेट्रियोसिस आफ्टर ग्रेड 2 है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है टुडे, वो प्लीज़ अगर आप अपना बेबी अभी प्लान नहीं कर रहे हो तो आप एग फ्रीजिंग करा लो। सेकेंड थिंग, अगर आपको
किसी भी तरीके की कोई कैंसर वाली प्रॉब्लम है, आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, सो आपके डॉक्टर को एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग के लिए रिकमेंडेशन किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देना चाहिए। मेरे पास बहुत कैंसर पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा अपना यशोदा हॉस्पिटल से बहुत सारा कैंसर पेशेंट रेफ़र होता है कि अब इसको कीमो और रेडियो देनी है, आप एग या स्पर्म फ्रीज करके रख लो, ताकि पेशेंट को भी तो एक होप होती है ना कि आफ्टर दिस मैं माँ या बाप बन सकता हूँ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़, अगर आप लेट मैरिज करना चाहते हो या फिर मैरिज हो गई और बच्चे लेट करना चाहते हो, सो आप एग फ्रीजिंग ज़रूर करो। आई मीन आप अपनी करियर एज बढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी बायोलॉजिकल एज तो स्टार्ट हो गई है ना। तो एटलीस्ट अगर आपको 30 इयर्स के बाद अपना बच्चा करना है तो आप पहले ही अपनी एग फ्रीजिंग कराओ। एग फ्रीजिंग इज़ वेरी सिंपल। आईवीएफ की तरह ही हम जैसे 10 दिन के इंजेक्शंस देते हैं, हम हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं 10 दिन के लिए, उसमें वही फॉलिकल्स बनते हैं, नीडल डाल के एग्स निकालते हैं और एग्स को फ्रीज कर लेते हैं, सो दैट जब भी आप मूड में आ जाओ कि आपको बच्चा करना है, हम ये एग्स वार्म करते हैं, स्पर्म से मिक्स करते हैं, बेबीज बनाते हैं और आपके अंदर डाल देते हैं। तो मतलब आईवीएफ इसके बाद तो आसानी हो जाता है एकदम। तो मतलब कि वैसे तो कहा जाता है कि अगर नेचुरली कंसीव करना है तो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलना है, नहीं हो रहा तो आपके पास आईवीएफ जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि आईवीएफ की भी कोई लास्ट एज होती होगी कि भाई इसके बाद तो आईवीएफ भी काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है? सी, आईवीएफ बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन ART रेगुलेशंस 50 इयर्स फॉर अ वुमन एंड 55 फॉर अ मैन आप आईवीएफ नहीं कर सकते हो उसके बाद। एंड अगर आपके एग्स नहीं बन रहे हैं आफ्टर 35 और 40 और 42 डिपेंडिंग अपॉन योर बायोलॉजिकल एज, आप डोनर एग्स पे भी जा सकते हो। मतलब आप बाहर से एग्स लेकर हस्बैंड का स्पर्म यूज़ करके एम्ब्रियोज बनवा के भी अपने अंदर ट्रांसफ़र करा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। जैसे हम सुनते हैं 45, 46 या 47 ईयर्स में किसी का आईवीएफ हुआ है और उसके एग्स नहीं थे, तो डेफिनेटली डोनर एग्स इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम। डॉक्टर, आईवीएफ के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि उसमें मल्टीपल बेबीज़ या फिर यूँ कह लीजिए ट्विंस, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये किस हद तक सही है? सो ये बहुत कॉमन है। आई मीन कहीं पे भी एयरपोर्ट पे, बस में, ट्रेन में 2 बच्चे देखेंगे, ओह आईवीएफ बच्चे होंगे, आईवीएफ बच्चे होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ बच्चे हों। आईवीएफ से ट्विंस होने के चांसेस सिर्फ 20 से 30% होते हैं। एज नॉर्मल प्रेगनेंसी में 6% चांसेस होते हैं। सो अगर फैमिली में किसी को भी ट्विनिंग की हिस्ट्री है तो नेचुरल प्रेगनेंसी में भी ट्विंस हो सकते हैं। आईवीएफ में सिर्फ 25 या 30% चांस होता है। ज़रूरी नहीं है हर आईवीएफ साइकिल में ही ट्विंस हों। ओके, तो आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ये नोट डाउन करके रख लेना चाहिए कि जहाँ भी आप ट्विंस देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आईवीएफ से ही हुआ है। एंड ट्विंस भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, करेक्ट, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अगर हमने 2 बेबीज अंदर डाले हैं, राइट, यानी कि 2 सेपरेट एग्स, 2 सेपरेट स्पर्म्स और वो अलग अलग एम्ब्रियोज हैं, तो वो 2 बेबीज हैं। सो दीज आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अगर हमने एक बेबी अंदर डाला है, एक एम्ब्रियो, और वो दो में स्प्लिट हो गया हो, सो दीज आर आइडेंटिकल ट्विंस, बिकॉज ये स्प्लिट हो गया है, एक ही बेबी का 2 पार्ट्स हो गए हैं। So these are 2 types of twins which happen in IVF. यानी कि हम सोच समझ के ट्विंस इस पे कर सकते हैं आईवीएफ में चाहें तो। Yes. मतलब आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हो कि मेरे 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर दो, so I can have a chance of twins. और अगर हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर जीन में चाहिए बच्चा, मतलब कि उसकी वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, उसके कर्ली हेयर्स होने चाहिए, डिजाइनर बेबी, डिजाइनर, या करेक्ट, डिजाइनर बेबी, सो उसका क्या प्रोसेस है? मतलब वो हम कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं? सो आई विल टेल यू अ हिस्ट्री इन दिस। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मेरे पास लोग आते थे, हमें शाहरुख खान जैसा बच्चा करा दो, हमें सचिन तेंदुलकर जैसा बच्चा करा दो। आई मीन फिर तो आपको उनके स्पर्म्स ही चाहिए ना, आप उनका बच्चा करने के लिए तो आपको उन्हीं के स्पर्म्स चाहिए होंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो अब लोग आते हैं, हमें ब्लॉन्ड बच्चा करा दो, नीली आंखें, भूरे बाल। सो फॉर दैट यू नीड टू हैव एग्स फ्रॉम सम लेडी जो एक्चुअली ब्लॉन्ड हो। आप अपने एग और स्पर्म से ही ब्लॉन्ड बच्चा नहीं कर सकते इंडियन सिनारियो में। सो अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए तो आपको एग्स या स्पर्म बाहर से लेने पड़ेंगे, कोई और ओरिजिन के, मतलब रशियंस हो या कोई हो, तभी आपको ब्लॉन्ड बच्चा हो सकता है। ओके डॉक्टर, आपने शुरुआत में एक टर्म मेंशन किया था फाइब्रॉइड्स,
सो एक तो सबसे बड़ा सवाल कि ये होता क्या है और क्या इसका मतलब इनफर्टिलिटी होता है? नहीं, फाइब्रॉइड्स एक ग्रोथ होती है यूट्रस में, जिसमें यूट्रस की जो आपकी मसल और सेल्स होती हैं वो उसके वॉल में एक तरफ इकट्ठा होकर बॉल्स बना देती हैं। अब अगर आपके यूट्रस की वॉल में फाइब्रॉइड्स हैं, सो कभी कभी बेबी स्टिक होने में दिक्कत होती है। सो फाइब्रॉइड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। पहली प्रॉब्लम, या तो वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो पड़ा होगा चुपचाप साइलेंट, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, आपका बेबी भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, वो आपकी बहुत सारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आपको ओवर ब्लीडिंग होती है या फिर आपको प्रेशर सिम्टम्स होते हैं, आपको यूरिन ज़्यादा आता है। थर्ड थिंग इज़ वो बेबी रुकने में मदद करता है कि बेबी रुकने नहीं देता, बिकॉज वो फिर मदर से बेबी को ब्लड नहीं आ पाता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। चौथी चीज़ है कि फाइब्रॉइड्स अगर बहुत एनलार्ज्ड हो जाएं तो फिर ऑब्वियसली आपका पेट आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है। सो ये सब रीजंस हैं। प्रेगनेंसी में अगर फाइब्रॉइड है तो अबॉर्शंस हो सकते हैं। सो कभी कभी अगर ये फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस की इनर लाइन, एंडोमेट्रियल लाइन को प्रेशर देते हैं, तो कभी कभी हमें ये फाइब्रॉइड्स निकालने पड़ जाते हैं बिफोर डूइंग एन IVF। बट दिस इज नॉट फुल इनफर्टिलिटी। कभी कभी फाइब्रॉइड्स के साथ भी हम बेबीज ट्रांसफर करते हैं IVF में। डॉक्टर, यूनिकॉर्नुएट और बायकॉर्नुएट की जो समस्या है ना, वो बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। सो कहा जाता है कि अगर आपको ये समस्या है तो दो ही तरीके हैं कंसीव करने के, या तो कोई मिरेकल हो या फिर आप IVF का सहारा लें। तो इन दोनों में किस तरह का प्रोसेस होता है और IVF से कैसे बच्चे कंसीव होते हैं? ओके, सो नॉर्मली ये हमारा यूट्रस है, ये हमारी अंदर की एंडोमेट्रियल लाइन है जहाँ बेबी स्टिक होता है, और ये हमारी दोनों फलोपियन ट्यूब्स हैं। ये हमारा नॉर्मली ऐसा यूट्रस दिखता है। अब अगर हमारा यूट्रस दो भाग में हो जाए, अभी ये पूरा एक भाग में है, अगर ये दो भाग में हो जाए तो इसको बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। ओके। सो इन केसेस में भी IVF सक्सेसफुल हुआ है हमारे साथ। इसमें हम बेबी एक तरफ डाल देते हैं, और नेचुरल प्रेगनेंसीज भी कभी कभी इनमें हो जाती हैं जिसमें एक तरफ जाके बेबी स्टिक हो जाता है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है कि जिस तरफ एक तरफ का हॉर्न ही डेवलप नहीं होता, मतलब ट्यूब ही डेवलप नहीं होती, एंड यूट्रस ऑलमोस्ट आधा साइज का होता है। ये भी प्रेगनेंसीज हमने कराई हैं थ्रू IVF। सो इट्स जस्ट नॉट मिरेकल। आई थिंक अगर आपने ठीक से एक 3D स्कैन या HSG के थ्रू पता कर लिया कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है, तो हम कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन से या फिर IVF से बच्चा रुकवा सकते हैं। सो ये यूट्रस के डिफरेंट शेप्स होते हैं। कुछ यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइन जो आपकी यहाँ सेप्टम होता है, इसको आर्क्वेट यूट्रस कहते हैं। अगर ये डीपर हो तो इसको सबसेप्टेट यूट्रस कहते हैं, जिसमें नीचे से कैमरा डाल के हम एक सिजर्स के थ्रू ये ब्रिज काट देते हैं। ओके, तो पॉसिबल हो जाता है? बिल्कुल। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है जब आपके पास एक कपल आता है टू हैव अ बेबी, अ 3D स्कैन इज अ मस्ट। इट्स अ सिंपल अल्ट्रासाउंड, 3D अल्ट्रासाउंड, जो आपको ये बता देगा कि आपके यूट्रस के शेप में कोई ऑल्टरेशन तो नहीं है। एंड देन आप कुछ भी करो, अगर आपके यूट्रस के शेप में ऑल्टरेशन है तो उसको करेक्टिफाई करने के बाद ही आप अपना बेबी अंदर ट्रांसफर कराए IVF। ओके, सो डॉक्टर, ये तो ऐसी समस्या है जो हो सकता है आपको बचपन से हो। सो कब आपको लगना चाहिए कि आपको इसका 3D जो एक स्कैन है वो कराना चाहिए? कौन सा ऐसा सिचुएशन होती है? आई थिंक इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं होता है। जब आपको बेबी कंसीव करना हो तब आप आइए, अपना 3D स्कैन कराओ। नॉर्मली ऐसे जाके करा सकते हैं, कोई हैं। किसी प्रॉब्लम के हमें इंतजार में नहीं रहना है। हाँ जी। ओके, सो एक सवाल ये भी था कि जो एक होता है अबॉर्शंस या फिर यूं कह लीजिए मिसकैरेजेस, कई बार होता है कि लोग बोल देते हैं कि अगर आपको 4 या 5 मिसकैरेजेस हो गए तो अब उसके बाद तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका जो इसके पीछे का फैक्ट है वो क्या है? और दूसरी चीज़ ये कि कितनी अबॉर्शंस या फिर कितने मिसकैरेजेस होते हैं जब आपको लगना चाहिए कि भाई अब तो शायद नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल ही नहीं है? बिल्कुल। सो देखो नेहा, ये आई थिंक एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक एवरी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, IVF डॉक्टर अपनी OPD में पेशेंट्स देखते हैं
जो आके कहते हैं मैम मेरा एक अबॉर्शन हो चुका है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, मेरे 2 अबॉर्शंस हो गए हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। सो नॉर्मली आफ्टर 2 अबॉर्शंस हम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। अब ये अबॉर्शंस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। पहला रीज़न जो तुमने मुझसे अभी ये बाइकॉन्वेट यूनिकॉन्वेट पूछा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बार बार अबॉर्शन होने का। क्योंकि अंदर दीवार है, सेप्टम है, यूट्रस ही 2 पार्ट्स में है, तो ये एक रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न है कि मदर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई जो तुम बोल रहे थे, बीपी बढ़ गया, या फिर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं लाइक एप्ला सिंड्रोम, जिसमें कुछ इम्यून सेल्स डेवलप हो जाती हैं जो बच्चे को रुकने नहीं देती हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न है जेनेटिक्स। मैं इस पे आज चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास जब कपल्स आते हैं 2 अबॉर्शन के साथ, तो वो कहते हैं मुझे डॉक्टर, मैंने पढ़ा या बाहर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना एग्स बाहर से ले लो और हस्बैंड का स्पर्म यूज़ करके उससे आप कराओ, क्योंकि आपके अंडों से बार बार अबॉर्शन हो रहा है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये पता करो कि बार बार अबॉर्शन हो क्यों रहा है। एंड इसके लिए एक सिंपल टेस्ट करना होता है, कपल कैरियोटाइप। बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं है, ये आपका 2,500-3 हज़ार रुपये में टेस्ट हो जाता है और आपको ये बताएगा कि आपके ब्लड में हस्बैंड एंड वाइफ में कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो एम्ब्रियो में आ रही है यानी बेबी में, और वो बेबी बार बार अबॉर्ट कर रहा है। ऐसे हमारे पास इतने कपल्स आए हैं जिनमें हमने कैरियोटाइप करके एक जीन निकाला है, उस जीन को हमने आईवीएफ के थ्रू इन एम्ब्रियोज में टेस्ट किया है और फिर हेल्दी बेबी डाल के उनका अपना बच्चा कराया है। सो अगर आपके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से अंडे या स्पर्म लेने पड़े, आप अपने ही जेनेटिक मटेरियल से, एग और स्पर्म से अपना बेबी कर सकते हो बाय जेनेटिक टेस्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरी। एक और सवाल है फाइब्रॉइड से रिलेटेड है, वो ये है कि क्या किसी को फाइब्रॉइड्स की अगर समस्या है तो उनको मिसकैरेजेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल, अगर फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा हैं या फाइब्रॉइड्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ बेबी स्टिक होता है उसको प्रेस कर रहे हो ऑन द एंडोमेट्रियल लाइन, कंप्रेशन हो रहा हो, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ मिसकैरेज आर हायर। ओके, सो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी था फाइब्रॉइड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एंड कुछ फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत होती है एंड कुछ फाइब्रॉइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आपको कौन से फाइब्रॉइड्स हटाने हैं और कौन से फाइब्रॉइड्स नहीं हटाने हैं। डॉक्टर, सिस्ट की जो समस्या है ना, उससे हर लड़की डरती है। कई बार क्या होता है कि आपको वो पानी वाली गांठ हो जाती है, वो सिस्ट हो जाता है, उसे तो आप एक इंजेक्शन से रिमूव करा सकते हो, लेकिन कई बार सिस्ट काफ़ी बड़े लेवल पर होती है जो आपकी प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, एक हिंड्रेंस बन सकती है। सो क्या कुछ होता है इसका प्रोसेस, और अगर किसी को सिस्ट होता है तो उन्हें क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए? बच्चे देखो, सिस्ट ना ओवरी में होता है जहाँ अंडे बनते हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स एंड एडिनोमास होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारी ओवरी में सिस्ट हो रहा है तो वो कुछ टाइप के सिस्ट होते हैं। पहला होता है सिंपल सिस्ट, जो पानी की गांठ होती है। अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो टेंशन की बात नहीं है, उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। अगर वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तब उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सी आज के ज़माने में कैंसर का बहुत ध्यान रखना है। सेकेंड होती है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट, जो खून की गांठ होती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि रेशे रेशे से आपकी एक गांठ बन जाती है, हेमोरेजिक सिस्ट। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या फिर आपका कॉर्पस ल्यूटियम, अनरप्चर्ड कॉर्पस ल्यूटियम पड़ा हो, तो वो बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक होती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में क्या होता है, चॉकलेट जैसा पानी भर जाता है। और वो क्यों होता है? हमारा जो मेंस्ट्रुअल ब्लड नीचे आता है वो कभी कभी ट्यूब्स के थ्रू पीछे जाता है और ओवरी में सिस्ट बना देता है, जिसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट 3 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको वो पूरी सिस्ट निकालनी पड़ती है, वरना वो धीरे धीरे आपके सारे अंडे ख़त्म कर देती है और सब कुछ अंदर चिपका देती है। सो सिस्ट बहुत तरीके की होती हैं एंड कुछ कैंसरस सिस्ट्स भी होती हैं। सो प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ सिस्ट इन ओवरीज बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने डॉक्टर को ठीक से दिखाएं, सिस्ट को लाइटली ना लें। कुछ सिस्ट तो खैर नॉर्मल होती हैं, मतलब आप दवाई से भी ख़त्म कर सकते हो, कुछ सर्जरी से ख़त्म हो जाती हैं, बट
प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, हमने यहाँ पर फीमेल्स की बात तो कर ली कि अगर उनको मिसकैरेज हो रहा है या फिर जो कुछ कंसीव करने में समस्या आ रही है उसको कैसे ठीक करना है, लेकिन मेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं कि अब मेल को भी मतलब आईवीएफ का सजेशन दिया जा रहा है? सो मेल्स तो देखो अब तो खैर एरा बदल गया है। आई रिमेंबर जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तब मेल्स कहते थे हमारी टेस्ट की क्या ज़रूरत है, हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऐसा होता नहीं है। आज हम मेरी ओपीडी या क्लिनिक में 50% मेल्स को प्रॉब्लम है, 50% फीमेल्स को प्रॉब्लम है। सो वो 50% मेल्स आते हैं जिनको स्पर्म काउंट ही नहीं है, आई मीन ज़ीरो स्पर्म काउंट है या वेरी लो स्पर्म काउंट है। आजकल पीयर प्रेशर बहुत है, देन लोग फ़ोन रख रहे हैं पॉकेट्स में, ब्लूटूथ वाइब्रेशंस हैं, कुछ भी हेल्दी नहीं है, बहुत स्ट्रेस लेवल हाई है। सो दीज आर द फैक्टर्स जब आपका स्पर्म काउंट कम होने लगता है। सो बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास एक कपल है बेबी करने के लिए, एक मेल स्पर्म एनालिसिस 300 रुपये का लगता है, एक मेल स्पर्म टेस्ट ज़रूर कराएं। वो आपको ये बताएगा कि आपका स्पर्म काउंट कम है और आपकी वाइफ रिस्पॉन्सिबल नहीं बट आप रिस्पॉन्सिबल हो कि बेबी नहीं हो पा रहा है। कुछ मैन को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक इजैक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, जहाँ इजैक्यूलेशन करने में प्रॉब्लम है, एरेक्टाइल प्रॉब्लम्स जहाँ एरेक्टाइल इश्यूज़ हैं, या फिर बहुत सारे मेन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है टू हैव एन इंटरकोर्स। सो ये सब इश्यूज़ हैं जो आपकी क्लिनिक में इसलिए यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट भी होने चाहिए जो मेल्स को ठीक से हैंडल करके काउंसिल कर पाएँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर, यहाँ पर हमने स्पर्म काउंट की बात की तो 2-3 सवाल मेरे माइंड में अभी अचानक से आ गए। एक तो ये कहा जाता है कि मास्टरबेशन की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम होता है, ये किस हद तक सही है? सी मास्टरबेशन से स्पर्म काउंट तो इफेक्ट नहीं होता है, बट मास्टरबेशन से ना आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है एंड उस कारण ना बेबी करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज आपको इतनी आदत हो जाती है मास्टरबेट करने की कि नॉर्मल इंटरकोर्स करना आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है इवेंचुअली, बिकॉज आप साइकोलॉजिकली उस चीज़ के लिए सेट नहीं होते हो। Frequent masturbations will not affect your sperm count, but definitely your normal sexual life will be affected. ओके, और अगर हमें स्पर्म काउंट को इंक्रीज करना हो तो क्या कुछ कर सकते हैं? See, sperm count को अगर इंक्रीज करना हो, definitely your healthy lifestyle, आपको enzyme cues लीजिए, आप अच्छा खाइए, think positive, stress level has to be low, vibrations कम करिए, आपको अपना healthy lifestyle manage करना पड़ेगा। यानी कि लाइफस्टाइल हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत सारे मेन को आजकल वैरिकोसील इश्यूज हैं। ये एक बार इसे एक्सप्लेन कर सो वैरिकोसील इज वेयर आपके स्क्रोटम के अराउंड जो आपकी वेन्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, एंड देन जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं इन वेन्स के वाल्व्स को टाई अप करते हैं ताकि प्रेशर बढ़े ना इनमें, एंड देन थोड़ा आपका स्पर्म काउंट उससे भी बेटर हो जाता है। ओके, सो डॉक्टर, ये सारी हमने बहुत गंभीर बातें कर ली कि आपको जो अपना लाइफस्टाइल है, एक तो वो कैसे आपके प्रेगनेंसी में कंसीव में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बट एक चीज़ जो मेरे माइंड से नहीं जा रही है वो है डिज़ाइनर बेबी वाला। आप क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइनर बेबी की बात करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? नेहा, डिज़ाइनर बेबीज़ हम कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। इट्स जस्ट दैट देखो हम आईवीएफ कैसे करते हैं, हम एग्स लेते हैं और स्पर्म्स लेते हैं, ठीक है। अब मान लो यू एंड योर हस्बैंड, ठीक है, मैंने तुम्हारा एग लिया और तुम्हारे हस्बैंड का स्पर्म लिया, तो बेबी तो तुम में से किसी के जैसा ही दिखेगा। सो डिज़ाइनर बेबीज इज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि मान लो यू वॉन्ट टू गो फॉर अ डिज़ाइनर बेबी और तुम मुझे बोलती हो मुझे तो कैटरीना कैफ जैसा बच्चा चाहिए। सो कैटरीना कैफ जैसा बच्चा करने के लिए कैटरीना कैफ के एग्स चाहिए होंगे, हस्बैंड का स्पर्म होगा, हम मिक्स करेंगे, बेबीज़ बनाएंगे और फिर डालेंगे। सो डिज़ाइनर बेबीज़ में हम सिर्फ आई कलर या हेयर कलर चेंज करने के लिए हमें फिर वो ब्लॉन्ड एग्स भी तो चाहिए। सो वी हैव टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल टू हैव द डिज़ाइनर बेबीज़। डॉक्टर, हमें आईवीएफ के बारे में तो आपने बता दिया है, एक बार ये जो आईयूआई है वो क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। सो आईयूआई इज़ जस्ट लाइक अ नेचुरल प्रेगनेंसी। जो यंग कपल्स होते हैं जिनको अपने आप बेबी नहीं हो रहा है, उनकी ट्यूब्स खुली हैं, उनका एग काउंट अच्छा है और स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ऊपर है।
सी स्पर्म काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IUI। अगर उसका स्पर्म काउंट 20 से ऊपर है, दोनों फलोपियन ट्यूब्स खुली हैं, एग्स ठीक हैं, तो हम इनको सिर्फ 5 दिन की एक ओव्यूलेशन इंडक्शन टैबलेट्स देते हैं, जिससे हम एक एग डेवलप करने की कोशिश करते हैं ओवरी में। जब ये एग बड़ा हो जाता है और रप्चर होने वाला होता है, तो हम उसके 36 घंटे बाद हस्बैंड का स्पर्म मैस्टरबेट करके लेते हैं, उसको वॉश करते हैं लैब में, उसको स्पर्म वॉश कहते हैं, और फिर एक पतले से प्लास्टिक कैथेटर से ये स्पर्म्स उसके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक नेचुरल प्रेगनेंसी, जहाँ पे एग रप्चर होके अपने आप ट्यूब में आ रहा है, बस हम स्पर्म का रास्ता छोटा कर देते हैं कि स्पर्म को ट्यूब में कम रास्ता ट्रैवल करना होता है। वहीं पे एग और स्पर्म अपने आप मिलते हैं ट्यूब में नेचुरली, और नेचुरली ही ट्यूब स्पर्म बेबी को यूट्रस में फेंक देती है। सो दिस इज़ एन IUI में नेचुरल प्रेगनेंसी से 10% चांसेस बेटर हो जाते हैं टू कंसीव। सो स्पेशली इन पेशेंट्स ऑफ PCOD, या फिर जिन कपल्स में स्पर्म की मोटिलिटी कम है, यानी कि स्पर्म्स की जो हिलने की कैपेसिटी होती है वो कम है, इन केसेस में IUI बहुत हेल्पफुल है। ओके, यानी कि एक तरह से ये स्पर्म के लिए एक इजी रास्ता बना देता है रप्चर होने और के लिए। कम ट्रैवल का जो डिस्टेंस है वो कम कर देता है। ओके, सो इसके अलावा एक टॉपिक जो प्रेगनेंसी है, वो एक टर्म है जो काफ़ी उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले ये है क्या, और दूसरा ये क्यों होता है? ओके, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं है, और यूट्रस के अलावा वो बाहर कहीं भी हो सकती है। वो ट्यूब्स में हो सकती है, यानी ट्यूब में बच्चा फंस गया, ओवरीज में हो सकती है, या ओवरी में बच्चा हो गया, या वो पेट में भी गिर सकता है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं उसको। सो जब आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना एक बीटा HCG कराओ। बीटा HCG इज़ अ हार्मोन टेस्ट जो ये बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, और फिर हमें उसका डबलिंग टाइम देखना होता है आफ्टर 48 आवर्स कि वो डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड एक अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि आपका बेबी और सैक यूट्रस के अंदर है या वो बाहर है। सो IVF में भी कुछ केसेस, कुछ मिनिमल चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इसीलिए हम लोग बहुत अर्ली मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, टू नो कि प्रेगनेंसी अंदर ही है, सेफ है, बाहर नहीं है। तो डॉक्टर, क्या कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से इसका खतरा है? कभी कभी कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से हो सकता है, कभी अगर आपको मैंने वो बताया था कि सेप्टम होता है यूट्रस के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज व्हिच लीड्स टू एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब इसके भी, लेकिन इसको क्योर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, दवाई से या सर्जिकली, बट जितनी जल्दी डिटेक्ट कर लो उतना अच्छा है, बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसीज रप्चर भी कर सकती हैं, एंड देन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, सो डॉक्टर, हम IVF की बात कर रहे हैं और हमने उस जर्नी की बात की जब तक आपको IVF अच्छे से कंसीव हो जाए, हमने उसकी तो बात कर ली, लेकिन आपने एक बार कंसीव कर लिया और आगे वो सक्सेसफुल हो, अच्छे से डिलीवरी हो जाए, उसको कैसे आप लोग मेक श्योर करते हैं? और दूसरी चीज़ कि क्या कोई चांसेस होता है कि उस जर्नी में भी मिसकैरेज हो जाए या फिर वो फेल हो जाए प्रेगनेंसी? बिल्कुल। सी IVF आपका एक बार पॉजिटिव आ जाए तो मेरे लिए IVF पॉजिटिव बीटा HCG की वैल्यू या वो 2 लाइन नहीं है। मेरे लिए IVF पॉजिटिव मतलब मैं एक हेल्दी बेबी डिलीवर करके दिलवा दूँ, वो मेरे लिए एक IVF कंसेप्शन है। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि 6 वीक्स पे हम हार्ट बीट देखते हैं, उसके बाद हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मली 11 वीक्स पे हम एक NT-NB स्कैन करते हैं, एक ड्यूल मार्कर करते हैं टू नो दैट देयर इज़ नो जेनेटिक प्रॉब्लम। 20 वीक्स पे का नॉर्मली स्कैन होता है, एंड देन फ्रीक्वेंट स्कैन्स करके वी डिलीवर द बेबी। इट कैन हैपन लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी कि IVF में भी अबॉर्शंस हो सकते हैं, हार्ट बीट स्किप हो सकती है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। सो देयर आर चांसेस वेयर इवन आफ्टर IVF पॉजिटिव प्रेगनेंसीज अबॉर्शंस हो पाए। ओके, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस की तरह यहाँ पर भी चांसेस है कि आपको मिसकैरेज हो सकते हैं। ओके, तो उसको कंट्रोल करने का क्या कुछ हम है? कुछ दवाइयाँ इंजेक्शंस पे रखते हैं, बट सी इट्स नेचर, जो चीज़ नहीं ग्रो कर रही है वो नहीं ग्रो करती है, एंड देन आप कितना सपोर्ट भी दे दो उसके बाद भी अगर नहीं कर रहा है, सो इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल कभी कभी।
ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरी। आई थिंक यहाँ पर हमारे जितने भी सवाल थे उनके आंसर्स मिल गए होंगे, बट एंड करने से पहले अपनी तरफ से आप हमारी ऑडियंस को क्या कुछ बताना चाहेंगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उन्हें माइंड में रखना चाहिए? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा है 1 ईयर ऑफ योर मैरिज और आप ट्राई कर रहे हो 1 साल से, आप प्लीज़ एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, लेडी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं। आई मीन जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको गाइड कर सकता है राइट वे में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए आज हम IVF डॉक्टर्स, फर्टिलिटी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं ताकि हम आपको अवेयरनेस दे सकें कि अगर आपको बेबी नहीं हो रहा आप हमसे आके मिलिए। एंड देखिए, हर चीज़ में IVF नहीं है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो आप दवाई से भी कंसीव कराते हैं, हम IUI भी करते हैं, और भी बहुत अलग तरीके हैं जो IVF के अलावा चाहिए। सो हर चीज़ IVF नहीं होती है, इसलिए आप फर्टिलिटी डॉक्टर या हम IVF क्लिनिक से ना डरें। बच्चा नहीं हो रहा है तो आप पहले यहाँ पर आएँ। ओके, मुझे लगता है कि जो कुछ सवाल हमारे ऑडियंस के मन में थे या जो चीज़ें IVF से रिलेटेड थे, जो मिथ्स थे, वो अभी बस्ट हो गए होंगे। सबको जानकारी हो गई होगी, सारे आंसर्स भी मिल गए होंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस, ऐसे और डिस्कशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन नवभारत टाइम्स।